हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अखिलेश और बायोलॉजी वकील में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले इस चैनल पर 5 लेक्चर मैंने पहले से अपलोड कर दी है। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज़ देखिए। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 6 को देखेंगे। देखिए, इस लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। आज किसके बारे में करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कि देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। देखिए, चाहे एनिमल सेल्स हों चाहे प्लांट सेल्स हों, दोनों सेल्स में क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये सेल के बाउंड्रीज को बनाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? सेल की बाउंड्री बनाते हैं। समझिए कैसे। देखिए, ये एक सेल की डायग्राम है, ये एनिमल सेल की डायग्राम है। देखिए, इस सेल के चारों ओर इसके साइटोप्लाज्म को, इस सेल के चारों ओर इनके साइटोप्लाज्म को घेरे हुए एक बाउंड्रीज दिख रही है आपको। इस प्रकार से देखिए, आपको एक बाउंड्री दिख रही है। इस बाउंड्री को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हिंदी में कहीं से कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल की झिल्ली कहते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। किससे बनी हुई है? लिपिड और प्रोटीन से, जो क्या करती है? सेल के साइटोप्लाज्म को घेर के रखती है, उसको शेप देने का कार्य करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा देने का कार्य करती है। देखिए, बात करें कुछ इसकी हिस्ट्री की, तो एक साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट वाटसन। अर्नेस्ट वाटसन, इन्होंने क्या किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना का, स्ट्रक्चर का अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड से मिलकर बना होता है। क्या कहा उन्होंने? अर्नेस्ट वाटसन ने क्या कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? लिपिड से मिलकर बने होते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए नगेली एंड क्रेमर, इन्होंने क्या किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। बाद में फिर आए प्लोवर, एक साइंटिस्ट हैं प्लोवर, इन्होंने क्या किया? इसको प्लाज्मा लेमा कहा और रॉबर्टसन नामक साइंटिस्ट ने इसे यूनिट मेम्ब्रेन कहा, इकाई कला कहा। क्या कहा? इकाई कला, इकाई कला कहा। ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ बहुत से भी नाम हैं, जैसे कि इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, लिविंग मेम्ब्रेन कहते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, इन सभी नामों से जान सकते हैं। ठीक है। इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, बायो मेम्ब्रेन कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, प्लाज्मा लेमा कह सकते हैं। ठीक है। सेल की मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल्स या माइक्रोब्स, जो आपके बैक्टीरिया सेल्स होते हैं, आपके जो फंगस के सेल्स होते हैं, सब में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। देखिए, अगर इसका डेफिनेशन देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो कोशिका के चारों ओर, ध्यान से देखिएगा कि कोशिका के चारों ओर, ये सेल्स हैं तो सेल्स के चारों ओर पाए जाने वाली पारदर्शक, ठीक है, पारदर्शक, लचीली होती है, इलास्टिक होती है, झिल्ली होती है, जो कोशिका को, जो एक कोशिका को दूसरे कोशिका से तथा कोशिका के बाहरी वातावरण से अलग करती है। ये सेल्स है। सपोज कीजिए यहाँ एक और सेल होता तो क्या करता है? इस सेल को या सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म को बाकी इन्वायरमेंट से क्या करती है? अलग करने का कार्य करती है। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हिंदी में कहें तो प्लाज्मा झिल्ली बोलेंगे। ठीक है। इसे बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये एक चयनात्मक पारगम्यता प्रदर्शित करती है। इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। कहने का अर्थ ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो झिल्ली होती है, जो सेल की जो झिल्ली होती है, ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने देती है जो बहुत सिंपल हो, सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से। ठीक है। लेकिन कुछ पोलर मॉलिक्यूल भी होते हैं, कुछ पोलर मॉलिक्यूल भी होते हैं, जैसे कि आपके वाटर आपका पोलर मॉलिक्यूल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये वाटर ऐसे नहीं चला जाएगा। इसको जाने के लिए कुछ प्रोटीन चैनल की आवश्यकता होगी। कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं, प्रोटीन चैनल्स की मदद से, ठीक है, और एनर्जी लेते हैं। इसकी मदद से क्या करते हैं? अंदर जाते हैं। ठीक है। कुछ आयंस, जैसे कि सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, इन आयनों को प्लाज्मा झिल्ली तभी अंदर जाने देगी जब इसमें क्या हो? कुछ पंप बने हो। उसको बोलते हैं हम सोडियम एंड पोटेशियम पंप।
इनके माध्यम से अंदर जा सकती हैं और बाहर आ सकती हैं। ठीक है, इनके लिए इसको एनर्जी चाहिए, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल है, क्योंकि ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देती है जो क्या हो, पंप के माध्यम से हो या फिर चिनर के माध्यम से जाए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे कार्य करती है। आइए देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, अर्थात जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किन किन केमिकल से, किन किन रसायनों से मिलकर बना हुआ है। आइए देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली की हम रासायनिक संगठन देख रहे हैं। ठीक है, देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मुख्यतः 4 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है लिपिड, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, चौथा है एंजाइम्स। ये 4 चीज़ें मिलकर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को बनाते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं प्रोटीन्स। मैंने शुरुआत में कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन्स को। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 50 से 75% प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन को हम स्ट्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमेटिन कहते हैं, जो 50 से 75% पाई जा रही है। ये भी जो प्रोटीन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये प्रोटीन 2 प्रकार की होती हैं। पहले प्रोटीन को बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, यानी अंदर में पाया जाने वाला प्रोटीन। इसे एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है पेरिफेरल प्रोटीन, यानी कि परिधि की ओर होती है, इसको परिधि प्रोटीन कहते हैं, इसको हम आंतरिक प्रोटीन कहते हैं। इंटीग्रल को बोलते हैं आंतरिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? परिधि प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, देखिए जो ह्यूमंस होते हैं उनके आरबीसी में 52% प्रोटीन्स पाए जाते हैं। हम ह्यूमंस हैं, हमारा आरबीसी में लगभग 52% क्या होते हैं? प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रोटीन्स हैं किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं? अमीनो एसिड से। आपको पता होना चाहिए, जब अमीनो एसिड बहुत सारे मिलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से, तो वो अमीनो एसिड क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन अमीनो एसिड? देखिए भाई, सिस्टीन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन, मिथियोनिन, लाइसिन। इन अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। कितना परसेंट? 50 से 75%। इनका कार्य क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यांत्रिक सहारा देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, प्रोटीन खत्म। देखिए दूसरा देखते हैं लिपिड्स के बारे में। जो लिपिड्स होते हैं ये प्लाज्मा झिल्ली में बाइलेयर होते हैं, यानी इसके 2 लेयर होते हैं, इसलिए बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। देखिए जो लिपिड्स होते हैं वो बाइलेयर्ड होते हैं, यानी ये 2 लेयर के बने होते हैं। ये जो लिपिड्स होते हैं लगभग 30 से 40% प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड्स पाए जाते हैं। ये किस फॉर्म में होते हैं? ये फास्फोलिपिड के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? जो लिपिड्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो फास्फोलिपिड के रूप में होते हैं, साथ ही साथ ये ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में भी रहते हैं और स्टेरॉल के रूप में भी देखे जाते हैं। बात करें हम एक फास्फोलिपिड की संरचना की, देखिए कुछ इस प्रकार संरचना दिखती है। ये जो फूला हुआ भाग दिख रहा है आपको, इसको हम हेड कहते हैं, सिर वाला भाग है, और ये जो इसको हम सिर कहते हैं, ये फास्फोलिपिड की संरचना है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल देखते हैं देखने के लिए। और दूसरा क्या है? टेल, इसको हम पूंछ कहते हैं। ठीक है, जो हेड पोर्शन होता है इसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जल स्नेही कहते हैं। ठीक है, और जो टेल वाला भाग है इसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, जल विरोधी कहते हैं। इस दोनों टर्मों को हम साथ में बोलते हैं एम्पीफेथिक होना, यानी कि जो फास्फोलिपिड्स होते हैं वो एम्पीफेथिक होते हैं, यानी कि इसका जो हेड पोर्शन है ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, यानी कि वाटर लविंग होता है। सबसे जो ऊपरी लेयर रहेगी फास्फोलिपिड्स की वो हाइड्रोफिलिक होगी, जल स्नेही होगी, वाटर लविंग होगी। और जो टेल वाला जो पोर्शन होगा इस लिपिड का वो क्या होगा? वाटर हेटिंग होगा। ठीक है, वाटर को वो पसंद नहीं करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। फोबिक का अर्थ होता है डर। ठीक है, और फिलिक का अर्थ होता है
लविंग। क्लियर है। अच्छा, बात करें हम ह्यूमंस की आरबीसी में, तो ह्यूमन के जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होगी उसमें 40% क्या होता है, लिपिड्स होते हैं। कितने परसेंट होते हैं, 40%। हमने कहा था कि लगभग 52% प्रोटीन्स आरबीसी के मेम्ब्रेन्स में होती हैं और इसमें ह्यूमंस के आरबीसी में 40% क्या होती हैं, आपके लिपिड्स होते हैं। बात करें कुछ इस प्रकार, कैसे लिपिड बाइलेयर होती है, देखिए इस प्रकार से, ये आपका हेड पोर्शन, ये आपका टेल, ऐसी ही एक और लेयर बनी, इसको बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। ठीक है, इसे हम फास्फोलिपिड कहते हैं। ये हो गया लिपिड। हमने कहा कि प्रोटीन है और लिपिड है। किस देखो, लगभग 5 से 10% लिपिड और प्रोटीन के अलावा प्लाज्मा झिल्ली में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर मोइटीज होते हैं। ठीक है, कितने परसेंट होते हैं, लगभग 5 से 10%। ये क्या करते हैं, कोशिका की पहचान करते हैं, सेल रिकॉग्नाइज करते हैं। सपोज कीजिए एक सेल यहाँ आ गया, एक सेल यहाँ हो गया, ये पहचानते हैं, काम करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। किसकी मदद से, कार्बोहाइड्रेट की मदद से। ठीक है, ये हेल्प करती है, बहुत जरूरी है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को पाया जाना। देखिए, अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से लिंक्ड हो जाए, अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा झिल्ली की जो कार्बोहाइड्रेट्स होगी, शुगर मोइटीज होगी, ये प्रोटीन के साथ लिंक्ड हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। देखो, ग्लाइको का मीनिंग होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोस, और प्रोटीन्स तो है ही। ठीक है, अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ लिंक्ड हो जाए, इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। सेकंड देखिए, अगर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये लिपिड के साथ क्या हो जाए, लिंक्ड हो जाए। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं 5 से 10% कार्बन पाए जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स यानी कि ये आपका लिपिड। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लाज्मा झिल्ली में एंजाइम्स भी होते हैं जो इनके केमिकल रिएक्शन को इनहेंस करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एंजाइम्स में है मैग्नीशियम एटीपीएज। ठीक है, मैग्नीशियम एटीपीएज है, न्यूक्लियोटाइडेज है, आरएनएज है और कोलिन एस्टरेज है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी रसायन संगठन क्या क्या है कि उसमें 50 से 70%, 75% प्रोटीन्स होते हैं। और प्रोटीन्स भी हमने देखा 2 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन्स, पहला प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन, सेकंड प्रोटीन कौन सा है आपका, पेरिफेरल प्रोटीन। आगे हम इसकी संरचना देखेंगे, समझेंगे इस प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, और हमने कहा था कि जो ह्यूमन की आरबीसी होती है इसमें लगभग 52% क्या होते हैं, आपके प्रोटीन्स होते हैं। हमने लिपिड्स देखा, लिपिड कैसे होते हैं, फास्फोलिपिड्स के रूप में होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होते हैं और स्टेरॉल के रूप में होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, ये एम्फीफेटिक होते हैं। कहने का अर्थ है कि जो फास्फोलिपिड का जो हेड वाला सिरा होगा इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं, वाटर लविंग पार्ट्स कहते हैं, और जो ऊपर टेल वाला सिरा होता है इसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये कितने परसेंट होते हैं, 5 से 10% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट आपके लिपिड के साथ लिंक्ड हो जाए, ठीक है, लिपिड के साथ लिंक क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से लिंक्ड हो जाए इसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे। इसके साथ ही साथ कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, मैग्नीशियम एटीपीएज, न्यूक्लियोटाइडेज और आपके आरएनएज भी होते हैं और कोलिन एस्टरेज भी होते हैं। ठीक है, बात करें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना की, तो समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने कुछ मॉडलों के द्वारा, कुछ प्रतिरूपों के द्वारा प्लाज्मा झिल्ली को समझाने का प्रयास किया है, उनकी संरचनाओं को समझाने का प्रयास किया है। उसी प्रकार देखते हैं 1935 में, 1935 में 2 साइंटिस्ट आए, डेनियल और डेवसन। इन साइंटिस्टों ने एक मॉडल दिया, उस मॉडल का नाम है ट्राइलेमिनर मॉडल या प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल। इसे हिंदी में कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली की त्रिस्तरीय मॉडल, या इसे हम प्रतिरूप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 1935 में, 1935 में डेनियल एवं डेवसन साइंटिस्ट ने प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल दिया। उस मॉडल का नाम क्या है, ट्राइलेमिनर मॉडल या प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल कहते हैं। देखिए, इस मॉडल के अनुसार ये क्या कहते हैं कि जो एनिमल सेल्स हैं, यानी कि जो जंतु कोशिका हैं, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 3 स्तरों की बनी होती है। क्या कहा
कि डेनियल एवं डेविसन ने यह कहा कि जो जो आपके एनिमल सेल्स होते हैं उनकी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो 3 स्तरों से बने होते हैं, 3 लेयर के बने होते हैं। जो आपका फर्स्ट लेयर होता है वो प्रोटीन की लेयर होती है, उसको हम आउटर लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम आउटर लेयर कहते हैं। क्या कहा डेनियल डेविसन ने कि 3 स्तर की बनी होती है। जो फर्स्ट लेयर क्या है? प्रोटीन की लेयर होती है। ये लगभग 20 एंगस्ट्रॉम की मोटी परत होती है। ठीक है। सेकेंड जो परत होती है उसे हम लिपिड की परत कहते हैं, जो कि मिडिल लेयर बनाती है। लगभग ये 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितनी की होती है? 35 एंगस्ट्रॉम की। और जो थर्ड लेयर होती है ये लेयर प्रोटीन की होती है। ऊपर की एक लेयर प्रोटीन की, बीच में लिपिड की लेयर, और सबसे लास्ट में क्या है आपका? प्रोटीन का लेयर। इसे हमने इनर लेयर कहा। ये भी आपके 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। क्लियर है? देखिए अब समझते हैं इसके डायग्राम की तरफ। देखिए आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके 3 लेयर हैं। आउटर लेयर जो कि किससे बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। जो मिडिल लेयर है वो किससे बनी हुई है? लिपिड से बनी हुई है। कौन सी लिपिड है आपकी? जो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड। ठीक है। और जो इनर लेयर है ये भी किससे बनी हुई है? ये भी प्रोटीन की लेयर बनी हुई है। देख रहे हैं आप, ये आपका जो आउटर लेयर है। अब दिख रहा है संरचना इस प्रकार से दिया है। ये देखो आउटर की ओर है, कितनी है इसकी मोटाई? लगभग 20 एंगस्ट्रॉम है, जो प्रोटीन की लेयर बनाती है। बीच में देखिए फास्फोलिपिड्स हैं। क्या है आपके? फास्फोलिपिड बताया था पिछले चीज में। ठीक है। ये फास्फोलिपिड्स हैं। इसके देखो ये हेड रीजन है, टेल रीजन है। देख रहे हैं आप, ये हेड रीजन है, ये टेल रीजन है। हेड को मैंने क्या कहा था? हेड को कहा था मैंने हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फिलिक मीन्स होता है लविंग, यानी कि वाटर लविंग को हम हेड पोर्शन कहते हैं। और टेल क्या है? हाइड्रोफोबिक, जो जल से डरता हो, जो जल विरोधी हो, क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। इन दोनों को बोलते हैं फास्फोलिपिड। ठीक है। कैसे होते हैं इनका नेचर? एम्फीफेसिक होती है। देखिए सेकेंड लेयर क्या है आपका? लिपिड की लेयर है। कितनी है? 35 एंगस्ट्रॉम की लेयर बनी हुई है। फिर जस्ट इसके नीचे फिर प्रोटीन की एक लेयर है, उस लेयर को बोलते हैं इनर लेयर। किससे बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। ये भी 20 एंगस्ट्रॉम होती है प्रोटीन की लेयर। तो आप देख रहे हैं कि 2 प्रोटीन लेयर के बीच में फास्फोलिपिड की बाई लेयर है। देखिए एक लेयर यहाँ पे, एक लेयर यहाँ पे। इस प्रकार कितने लेयर हो गए? 3 लेयर हो गए। इसलिए कहा कि इसको ट्राइलेमिनर, यानी कि 3 इससे बनी हुई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्राइलेमिनर मॉडल कहते हैं। आपको समझ आ रहा है कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल कह रहे हैं। किसने दी थी? 1935 में डेनियल एवं डेविसन ने ये संरचना समझाने की कोशिश की थी। हालांकि ये जो संरचना है ये मान्य नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों किया गया समझिए। ये जो मॉडल है ये रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया समझिए। ये जो इनकी जो प्रोटीन की जो पोजीशंस हैं, जो आपके प्रोटीन की जो स्थिति है, ये जो अभी उन्नत जो नए मॉडल आए हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रूट मोज़ेक मॉडल आगे पढ़ेंगे। ठीक है। वो जो नए मॉडल्स आए हैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है प्रोटीन के पोजीशंस को। लेकिन जो डेनियल डेविसन की जो ट्राइलेमिनर मॉडल है, ये मॉडल प्रोटीन की स्थिति को बता नहीं पाया है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर प्रोटीन पाए जाएंगे। ये जो मॉडल है ये रिजेक्ट मॉडल है, इसको मान्य नहीं है। फिर भी हम पढ़ाई करते हैं समझने के लिए कि पहले साइंटिस्टों ने कैसे कैसे इसको समझाने की कोशिश की। ठीक है। तो हमने देखा कि आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर प्रोटीन की बनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम की विड्थ होती है। ठीक है। और जो मिडिल लेयर होती है बाई लेयर होती है किसकी? लिपिड्स की, फास्फोलिपिड्स की। कितनी एंगस्ट्रॉम की होती है? लगभग 35 एंगस्ट्रॉम की लिपिड लेयर होती है। इसके जस्ट नीचे एक और लेयर होती है, उसको बोलते हैं इनर लेयर। अच्छा, जो प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, इनके बीच में कुछ छिद्र होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं। इन पोर्स को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोर, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली छिद्र कहते हैं, जो लगभग 8 से 50 एंगस्ट्रॉम की मोटाई की होती है। कुछ इसमें स्पेस दिख रहे होंगे, कुछ आपको पोर्स दिख रहे होंगे। ठीक है। आइए देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनकी संरचना को और बेहतर समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए। उस साइंटिस्ट का नाम है सिंगर और निकोलसन। जो साइंटिस्ट हैं सिंगर व निकोलसन, ये 2 साइंटिस्ट आए, सिंगर निकोलसन। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। उस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कभी न कभी आपने नाम सुना होगा
कि बहुत ही उन्नत मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए। इसको हम पेनिट्रेटेड प्रोटीन मॉडल भी कहते हैं, यानी कि फास्फोलिपिड के बीच में क्या हो, प्रोटीन्स पेनिट्रेटेड हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पेनिट्रेटेड प्रोटीन मॉडल भी कहते हैं। और जो फेमस नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं तरल मोज़ेक मॉडल या प्रतिरूप कहते हैं। देखिए इस मॉडल के अनुसार क्या कह रहा है कहने के लिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी संरचना कैसी होती है, सेमी लिक्विड होती है। ठीक है, अर्ध तरल होती है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से लिक्विड नहीं होती है, जेली लाइक होती है। देखिए होती है जिसमें क्या होती है, फास्फोलिपिड व आंतरिक प्रोटीन, यानी कि जो आपके जो फास्फोलिपिड्स होंगे और जो आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगे वो एक क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे। इस क्रम को बोलते हैं मोज़ेक। ठीक है, मोज़ेक का अर्थ समझिए, बार बार शब्द आ रहा है मोज़ेक मोज़ेक। ठीक है, मोज़ेक का मतलब होता है कि फास्फोलिपिड के समुद्र के में प्रोटीन का द्वीप, यानी कि सपोज कीजिए कि एक सागर है किसका, फास्फोलिपिड का। ठीक है, और उसमें क्या हो, आपके प्रोटीन के द्वीप बने हो, आइलैंड वगैरह होते हैं। ठीक है, बीच में तो जो फास्फोलिपिड कैसा है, एक सागर है। ठीक है, और प्रोटीन में क्या है, द्वीप बना हुआ है। ठीक वैसे ही इस मॉडल में जो फास्फोलिपिड के बीच में प्रोटीन तैरते हुए पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मोज़ेक। ठीक है, देखिए समझिए कि जो फास्फोलिपिड के बीच में प्रोटीन तैरते रहते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए इस चीज को। सपोज कीजिए आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में वाटर भरा हुआ है और उस वाटर में हम क्या दें, आइस क्यूब डाल दें, तो आइस क्यूब क्या करेगा, तैरने लग जाता है। फ्लूट करेगा करने के लिए। जैसे आप घर में कहीं पकौड़े बनाते हो तो ऑयल में आपके जो पकौड़े हैं देखना तैरते रहते हैं। ठीक ऐसे ही आप ऑयल को मान लो फास्फोलिपिड और अपने पकौड़े को मान लो क्या, प्रोटीन्स, तो वैसे ही तैरते रहते हैं। ठीक है, देखिए संरचना को, पिछले जो मॉडल हमने पढ़ाया था ट्राई लिनियर मॉडल, उस मॉडल में जो आपके डेविसन और क्या है आपके डेनियर है, वो प्रोटीन की संरचना को, उसके पोजीशन को समझा नहीं पाए थे। लेकिन जो सिंगर और निकोलसन है, इन्होंने एक उन्नत मॉडल लाया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल में उन्होंने बताया कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो फास्फोलिपिड के बीच में भी पाए जाते हैं। उनके पोजीशन को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। देखिए मैंने कहा था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन जिसको हमने इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा, जो कैसा होगा, वो अंदर की ओर होगा, और एक हो गया आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि बाहर की ओर होगा, पेरिफेरल होगा। देखिए इस प्रकार से देखो, एक ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, देखिए बाहर की ओर है। देखिए आप इस प्रकार से ये प्रोटीन्स आपको दिख रहे होंगे जो फास्फोलिपिड के ऊपर की ओर है, बाहर की ओर है, नीचे वाले। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी हैं जो इस फास्फोलिपिड के बाइलेयर में इसके बीच में धंसे हुए होते हैं, वहां तैरते हुए रहते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। ये जो आपका प्रोटीन है, इस प्रोटीन को बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि इंटीग्रल प्रोटीन। ये फास्फोलिपिड के अंदर धंसे हुए हैं, तैरे हुए रहते हैं। क्लियर है, इसी को हमने क्या कहा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा। उदाहरण याद कीजिएगा। ठीक है, अपने पास एक वाटर है, एक बीकर में वाटर है, तो वाटर में हमने आइस क्यूब डाल दिया, बर्फ का टुकड़ा डाल दिया और बर्फ तैरता रहता है। ठीक ऐसे ही आपके फास्फोलिपिड में क्या होता है, प्रोटीन्स तैरते हैं। इसी को कहते हैं क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस प्रकार हमने समझा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उनकी संरचना क्या है, उनके केमिकल कंपोजिशन क्या है, उनकी खोज किसने की थी, किन किन तत्वों से मिलकर बनी हुई है। ये मुख्यतः किसी भी कोशिका को, किसी भी जीव की कोशिका को सहारा प्रदान करते हैं, उनके लिए सेलेक्टिव बैरियर का काम करते हैं और उनको सुरक्षा देने का कार्य करते हैं, साथ ही साथ सेल को रिकग्नाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, आई होप है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इस लेक्चर को फैलाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, आपके जो क्लासमेट्स होंगे उनके साथ शेयर कीजिए, उनको कहीं काम आ जाए। ठीक है, और जो बाकी जो लेक्चर मैंने रखी है, इस देखना प्लेलिस्ट होगा मेरे चैनल में, आप जाएंगे मेरे चैनल में विजिट करेंगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना होगा सेल बायोलॉजी करके, हिंदी मीडियम करके लिखा होगा वहाँ पे। तो सेल बायोलॉजी में जाएंगे तो आपको वहाँ पे 5 लेक्चर पहले दिखेंगे, उस लेक्चर को आपको क्रमवार देखनी है, तभी आपको समझ आएगा, सीरीज वाइज को देखनी है। ठीक है।